ओके प्यारो, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आपके पास जो चार्ज कंडक्टर है, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। तो आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, उसके ऊपर आपको कितना प्रेशर काम करेगा, कितना फोर्स काम करेगा, इसके बारे में बात समझनी है। चलिए, इसको हम थोड़ा और ध्यान समझते हैं। तो समझने के लिए हमें थोड़ी सी ड्राइंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ये कोई सरफेस है, कंडक्टर की सरफेस है, और आपने इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे चार्जों को बिखेर दिया है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे। अब ये चार्ज क्या करेंगे, मान लो आपने यहाँ पे कुछ चार्ज रखे हैं, तो ये चार्ज क्या करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। बिकॉज ये सारे सेम तरह के चार्ज है, तो रिपल करेंगे एक दूसरे को। अब उस रिपल करने की वजह से क्या होगा, ये चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ये चार्ज भी दूर जाएगा, ये उससे दूर जाएगा, ये उससे दूर जाएगा। सब आपस में एक दूसरे को दूर करना चाहेंगे, जितना दूर कर सकते हैं। अब जरा समझो यहाँ पर एक खेल क्या होगा। यहाँ पर एक खेल ये हो जाएगा कि हमारा कंडक्टर का जो आकार है वो तो सीमित है। मान लो हमारा कंडक्टर इस तरह का है, इतना बड़ा कंडक्टर है। तो अब होगा क्या, जैसे ये चार्ज है, इसने इसको यहाँ ढकेल दिया, फिर इसने ढकेल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इस पूरे सरफेस पर ये सारे चार्ज एक समान रूप से बिखर जाएंगे। इस तरह से कि वो एक दूसरे के जो लगने वाले फोर्स हैं उसको जीरो तो हो नहीं सकता, लेकिन जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना मिनिमाइज करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस सारे चार्जों के ऊपर जो सरफेस के अलॉन्ग है, ये सारे फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे। ये सारे फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे के बैलेंस हो जाएंगे। तो टेंजेंट के अलॉन्ग यहाँ पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, लेकिन इन इन चार्जों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो सारे चार्ज हैं, इनको एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड तो महसूस ही हो रही होगी। तो अगर इनको एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रही है, तो इनके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। यानी कि ये सारे चार्ज सरफेस के अलॉन्ग तो कोई फोर्स महसूस नहीं कर रहे हैं, कह लो एक दूसरे को नेट फोर्स जीरो फोर्स तो है पर बैलेंस्ड है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स इनके ऊपर काम करेगा, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आपने कहा हो सकता है कोई फोर्स इस एंगल पे हो, नहीं। अगर हम सरफेस पर एक फोर्स ऐसे मान लें कि थीटा एंगल पर है सरफेस के साथ में, तो इसका एक हिस्सा हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एक हिस्सा हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये जो एफ कॉस थीटा होगा, ये इन चार्जों को रुकने नहीं देगा, इनको फिर से चलाता रहेगा। तो अगर आप कह रहे हो कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पहुंचानी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, आप हमेशा चार्जों को रुका हुआ मानते हो। तो चार्जों को रुका हुआ मानने का मतलब है, आप ये कहोगे कि हम एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर फोर्स ही है जो कि वहां पर काम कर रहा है, बाकी और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बच्चों, वो ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, तो बताओ उस पे जो चार्ज लगे हैं उन पे कितना फोर्स काम कर रहा होगा। चलिए, इसके लिए हम इस डायग्राम नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये हमारा समझ लो डायग्राम नंबर 1 है। ये हमारा डायग्राम नंबर 1 है। इस डायग्राम में आपने एक चार्ज कंडक्टर, ये देखो ये सारा चार्ज कंडक्टर है जो कि आपने यहाँ ले रखा है। ये सारे प्लस चार्जेस हैं, ठीक है, ये सारे प्लस चार्जेस हैं। इसमें आपने एक छोटा सा पैच ले लिया। ये जो पैच है इसका एरिया आपने मान लिया ds है। तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से होगी E। और हमने पढ़ा है किसी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर डेल्टा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। और ये भी पढ़ा है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए माने यहाँ पर, अगर हम इस थोड़ी देर के लिए ये कहें कि ये जो पैच है, ये जो आपका ds पैच है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बाहर की तरफ है और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अंदर की तरफ है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो E है और अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो E1 है। आप कहोगे सर अंदर तो जीरो होती, ठीक है, मानता हूं मैं जीरो होती, लेकिन अभी सोच लो थोड़ी देर के लिए। तो आपने जो ये चार्ज का पैच लिया, उसके दोनों तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया। अब जरा देखो यहाँ पर और भी चार्ज है।
आपने तो खाली कितने चार्ज माने जो इस पैच के अंदर है, जो आपने एरिया माना उसके अंदर है। बाकी के जो चार्ज है वो क्या करेंगे, उन चार्जों की भी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके ऊपर काम करेगी, आपके इस पैच के ऊपर काम करेगी। तो यानी कि पैच पे जितने चार्ज हैं वो जो अगल बगल के चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेंगे। तो मान लो इन अगल बगल के चार्जों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मान लो E2 है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी महसूस होगी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी महसूस होगी। अब हमने देखा है कि चार्ज के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इस डायग्राम को यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मानी है E1 जो ग्रीन कलर की लाइन से दिख रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मानी है E2 जो व्हाइट कलर की लाइन से दिख रही है, और हमें मालूम है विद इन कंडक्टर ये वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है बेसिकली आप ये कह रहे हो कि E1 E2 के बराबर होगा, यानी कि जो इस पैच की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो E1 कह रहे थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी के सारे चार्जों की वजह से इस पैच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्योंकि डायगोनल पे भी है ना, तो कुछ दूर है, कुछ बहुत दूर है, कुछ बहुत पास है, और कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे का प्रभाव ऐसे यहाँ पर ये प्रभाव कर देंगे तो इसका रिजल्टेंट होगा। तो अल्टीमेटली हमने ये पाया कि E1 और E2 बराबर है। तो अब देखो यही चीज यहाँ पर मैंने समझाई है आपको, आपके इस डेरिवेशन में दिखा है कि अगर आप कंडक्टर के अंदर बात करोगे तो कंडक्टर के अंदर E0 होता है तो उस जगह पर E1 और E2 बराबर निकलेंगे। लेकिन बाहर देखो, बाहर देखोगे तो E1 की दिशा यानी कि जो पैच के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा और जो रेस्ट ऑफ चार्जेस हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल का होने का मतलब है कि आपके E1 और E2 आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यहां से हमें मालूम है कि E1 और E2 तो सेम है, हमने यहां प्रूफ किया है। तो यहां से आप 2 टाइम E1 लेकर के E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और यही E2 की भी होगी। अब फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स जो होता है वो हमेशा किसी चार्ज की वैल्यू और वो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर रहा है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि यहाँ हम सेल्फ चार्ज की बात, हम सेल्फ फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम सेल्फ फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज हो, ठीक है, चार्ज की अपनी फील्ड होगी, लेकिन वो जो चार्ज है वो किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो। तो अगर वो चार्ज किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पे लगने वाले फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, हम बात कर रहे हैं फोर्स की, हम बात कर रहे हैं उस फोर्स की जो उस पैच के अंदर जो चार्ज है और जो उनके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोडक्ट के बराबर है। अब हमने इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना माना है, सिग्मा माना है, सरफेस एरिया कितना माना है, ds माना है पैच का। तो अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कितने चार्ज वहां पर हैं। तो जो चार्ज की बात है वो यहाँ पे निकल आएगी। तो आपने चार्ज लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, चाहे E1 लिखो चाहे E2 लिखो, बात बराबर है। तो सिग्मा इंटू ds जो हो गया, सिग्मा इंटू ds हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन ds वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपके कंडक्टर पे कोई एरिया ds है, अगर आपके कंडक्टर पे कोई एरिया ds है, जैसे आपने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर पे आपने इस एरिया में बहुत सारे चार्ज हैं, तो इन चार्जों पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जितना बड़ा एरिया है वो एरिया बढ़ाते जाओगे तो उस हिसाब से इस टर्म का प्रोडक्ट जो है बढ़ता जाएगा। तो अगर हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें, फोर्स को एरिया एलिमेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, प्रेशर। तो उस पैच के ऊपर वो जो चार्ज का पूरा पैच है, एरिया एलिमेंट में जो चार्ज है वो कितना प्रेशर महसूस करेंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो ये जाएगा कि आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1/2 तो है ही है, एप्सिलॉन नॉट है ही है, और ये सिग्मा स्क्वायर और नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो। और हमें मालूम है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो एक कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है।
तो इस तरह से आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हाफ टाइम एप्सिलॉन ई स्क्वायर लगेगा। तो दिस इज द प्रेशर इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। वैसे कि प्रेशर जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ प्रेशर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ मुझे लिखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से हमने प्रेशर निकाला है वो हमेशा ई की दिशा में होगा। तो अगर इसका मतलब है कि आपके जो सरफेस पे जितने भी चार्ज हैं वो सभी के सभी एक दबाव की स्थिति में, उनके ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा है और इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा इन चार्जों के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमेशा एक दबाव में रहेंगे, एक तरह का स्ट्रेस इनके ऊपर काम करता रहेगा और उस स्ट्रेस की वजह से ही जैसे इन चार्जों को रास्ता मिलेगा ये तुरंत अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे, जो कि वास्तव में कैपेसिटर के अंदर हम देखते हैं जब हम कैपेसिटर के प्लेटों पर जहाँ चार्ज इकट्ठा है उनको एक रास्ता मुहैया करा देते हैं, तो उस रास्ते से वो चार्ज बड़ी तेजी से वहां से भागते हैं, जिसको कि हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जिसका कि नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हिसाब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम क्यों कह रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, अभी से पहले हमने क्या कहा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, और नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही सहायता से हम ये बता सकते हैं कि किसी पॉइंट पर किसी चार्ज के इर्द गिर्द जो उसका इलाका है उसमें अगर कोई पॉइंट आप चूज कर लो तो उस पॉइंट पे जब कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो कितना फोर्स महसूस करेगा। इस चीज को हम उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से ही समझा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लस चार्ज है, इससे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है और हमने इस पॉइंट P पर एक चार्ज Q नॉट लेकर के आए हैं, तो इस पॉइंट P पर ये जो चार्ज लाया गया है ये कितना फोर्स महसूस करेगा, उसका सीधा सा फॉर्मूला है, आप फोर्स निकालना है तो आप चार्ज की वैल्यू ले लो और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका फोर्स हो जाएगा। तो ये कारण है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानने का। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने का तरीका क्या है कि भाई आपके पास चार्ज हो, आपके पास डिस्टेंस हो, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या ऐसा और कोई तरीका नहीं है? क्या हम किसी नंबर की सहायता से सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो आप कहोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है और नंबर का मतलब आप स्केलर की बात कर रहे हो, यानी आप ये कह रहे हो कि क्या हम किसी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को प्राप्त कर सकते हैं? सामान्य रूप से ये बात सुनने में बड़ी अजीब से लगती है कि स्केलर से वेक्टर कैसे बना लोगे, स्केलर में ऐसा क्या करोगे, किसी नंबर में आप ऐसा क्या कर लोगे कि दिशा दिख जाए। लेकिन वेक्टर कैलकुलस जो है हमारे पास या डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो एक ऐसा टूल है जो हमको इस तरह के परमिशन देता है। खैर अभी तो आप वेक्टर कैलकुलस को मेरे ख्याल से आई एम नॉट वेरी अवेयर कि आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा है कि नहीं, आपने ग्रेड डेल की वैल्यू, आपने कर्ल का महत्व, आपने ग्रेडियंट का महत्व उस तरह से पढ़ा है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा ये जो डेल ऑपरेटर है, इसको लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, ये एक ऐसा टूल है हमारे पास जो हमको बताता है कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको एक टर्म से कैलकुलेट कर सकते हो और उस टर्म का नाम रखा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी कि इस डेल की सहायता से हम किसी स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्केलर क्वांटिटी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है, यही उसका महत्व है, क्योंकि वो होता एक स्केलर ही है लेकिन उसकी सहायता से हम एक वेक्टर निकाल सकते हैं। ना केवल इतना होता है बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने और भी कई गहरे मतलब रखता है अपने अंदर, और वो मतलब जो कि वर्क से जुड़े होते हैं, वो मतलब जो कि पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पर ये पोटेंशियल वर्ड आया है, जो कि आगे हम इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ेंगे। तो कई मायनों में जो महत्ता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कई मायनों में ज्यादा जान पड़ती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसीलिए जब भी आप कहीं पर भी पोटेंशियल पढ़ो, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ो, चाहे आप मैग्नेटिक पोटेंशियल पढ़ो, चाहे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तमाम तरह के पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फील्ड जहां भी आप पढ़ोगे वहां आपको पोटेंशियल पढ़ाया जाएगा। और जब आपको पोटेंशियल पढ़ाया जाए तो आपको अपने सारे इंद्रियों को बिल्कुल अलर्ट रखना है, क्योंकि अब आप उस फील्ड का कुछ बहुत ही गहरा, कुछ बहुत ही प्रोफाउंड पढ़ने जा रहे हो। क्योंकि पोटेंशियल इतने सारे मतलब अपने अंदर रखता है कि उसकी जानकारी किसी भी लिहाज से कभी भी नजरअंदाज की नहीं जा सकती। खैर देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग के लिए, जरा पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दिस इज अ वेल नोन फैक्ट सो फॉर, इतना तो हम लोग करते आए हैं, तो ये तो जान गए हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड द सर्कुलेशन ऑफ कर्ल ऑफ E इज ऑलवेज जीरो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? ये क्या कह रहे हो कि कर्ल ऑफ E इज ऑलवेज जीरो? ये कौन सा नया शगुफा छोड़ दिया आपने? कर्ल क्या होता है? तो जरा समझे, जरा हम ऊपर वाले डायग्राम के बारे में बात करें। हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइनें जो होती हैं वो हमेशा हमेशा बाहर निकलती हैं। तो आप समझ लो इलेक्ट्रिक लाइनें एक तरह से ज्योमेट्री का एक उपयोग, ज्योमेट्री का एक टूल है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपका सारी लाइनें जो है बाहर की तरफ निकल रही हैं। क्या हमने कभी ऐसा देखा है कि किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकले और घूम करके वो पॉजिटिव चार्ज किसी हिस्से पे आ जाए? मतलब कुछ लाइनें पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हुई दिखें और वो घूम करके जब अंदर आएगी तो निगेटिव, मतलब अंदर आती हुई भी लाइनें दिखाई पड़ेंगी? ऐसा तो नहीं होता। हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज से चारों दिशाओं में सिर्फ लाइनों को बाहर जाता हुआ ही देखते हैं। हम कभी ऐसा नहीं देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ दिशाओं से लाइनें अंदर आ रही हों और कुछ दिशाओं से लाइनें बाहर जा रही हों। ऐसी पिक्चर मुझे नहीं लगता है कि आपने किसी भी किताब में देखी होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल रिजल्ट। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो लाइनें यहां से निकलती हैं वो कभी भी घूम करके वापस नहीं आती। ठीक है, यानी कि ये लाइनें घूम करके कभी वापस नहीं आती। अगर ऐसा आ जाए तो इस घटना को हम कहेंगे कि हमारी जो लाइनें हैं वो सर्कुलेशन में है, घूम घूम के आ रही है। और मैथमेटिक्स की भाषा में हम कहेंगे कि हमारी लाइनों का कर्ल, जैसे बाल घुंघराले होते हैं ना, कर्ल, लच्छेदार बाल, तो हमारी लाइनों का एक कर्ल यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हम कभी भी किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं देखते, नेगेटिव चार्ज के साथ भी नहीं देखते। नेगेटिव चार्ज में भी लाइनें अंदर ही आती है, कन्वर्ज होती है, कोई भी लाइन बाहर निकलती हुई नहीं दिखाई पड़ती। तो यानी कि अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ अगल बगल रखे हैं तो ये आप जरूर देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकली, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हुई, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग चार्ज होते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा जाता है कि हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक लाइनों का जो सर्कुलेशन होता है, घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाना, या जो कर्ल होता है वो हमेशा जीरो होता है। देखो ऐसा होता है कि सामान्य रूप से आप ऐसा देखें कि कुछ लोग होते हैं जो किसी हालात परिस्थितियों में अपने घर से निकलते हैं और जीवन की यात्रा तय करते करते भी वो शायद कभी भी अपनी उन पुरानी जगहों पर नहीं जा पाते। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। एक फिल्मकार थे, भारतीय मूल के फिल्मकार थे, तो वो मध्य प्रदेश के शायद किसी गांव से निकले थे और बड़ा संघर्ष उन्होंने किया। ड्रामा स्कूल में गए, फिर उन्होंने वहाँ पर फिल्म बनाने की कलाएं सीखी और फिर उनको काम मिला, उनके काम की सराहना हुई और काम की सराहना होने के बाद फिर उन्हें और अच्छा काम मिला, अंतर्राष्ट्रीय मंच तक वो गए। लेकिन इतने दिनों की यात्रा में कभी भी उनको ऐसा मौका नहीं मिला कि वो वापस से अपने उसी गांव, उसी जगह पे जाते और वहीं पर जहां पर रहें वहां फिर से अपने आप को बसाते और अपनी जड़ों को फिर से पकड़ते। तो वो ऐसा था कि गांव से चले तो फिर चलते ही चले गए, अपनी यात्रा कहीं दूर जाके की, कभी वापस आकर के गांव में अपनी जड़ें नहीं जमा पाए या अपने पुराने पैतृक जगहों पे अपनी जड़ें नहीं जमा पाए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, संघर्ष की कहानियां होती हैं लोगों की, जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, वापस अपनी जगहों पे नहीं आ पाते। तो ये भी एक नॉन सर्कुलेशन वाली बात होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो मैं एक प्रोफेसर का नाम भूल रहा हूँ, आईआईटी कानपुर के थे, उन्होंने एक वो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ करके कुछ आशा स्मृति करके ऐसे कोई संस्था बनाई और फिर से वो अपनी पैतृक जगहों पे गए और वहां पर संस्था खोल करके अपने गांव के लोगों को उद्धार करना शुरू कर दिया। यानी कि वो जहां से चले थे, जहां से वो पैदा हुए, वहीं से गए, सफलता, पढ़ाई की, सब कुछ किया और आखिर में अपने अंतिम समय में वो वापस से आकर के उसी जगहों पर फिर से रह गए। तो ये पूरा उन्होंने चक्र पूरा कर लिया। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलेशन। हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, तो द सर्कुलेशन और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर आइदर कन्वर्जिंग, जैसे कि निगेटिव चार्ज में होता है, कन्वर्ज हो रही हैं, और डाइवर्जिंग, जैसे पॉजिटिव चार्ज में हो रहा है, डाइवर्ज कर रही हैं, बट द नेवर क्लोज्ड, कभी भी घूम करके वापस से नहीं आते, नेवर क्लोज। सो दीज लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव पोल एंड एंड एट नेगेटिव पोल। एंड फॉर एनी वेक्टर फील्ड, अगर अब कोई, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड होती है, वेक्टर होती है, तो अब वेक्टर कैलकुलस कहता है कि अगर कोई वेक्टर फील्ड कभी भी क्लोज लाइन नहीं बनाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है इरोटेशनल फील्ड, जो रोटेट ना करे, जो जहां से चली घूम करके वहां पर अपनी यात्रा को फिर से ना पहुंचे अपने शुरुआती बिंदु तक, तो वो इरोटेशनल फील्ड होती है। और जो इरोटेशनल फील्ड होती है, उनका जब भी आप डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, हमेशा जीरो दिखाओगे, क्योंकि क्रॉस सर्कुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल के साथ किसी वेक्टर का क्रॉस उस वेक्टर क्वांटिटी के शुरुआती बिंदु से चल के उसी बिंदु तक आने की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई वेक्टर अपनी शुरुआती बिंदु से चल के अपने उसी बिंदु तक वापस नहीं आता है, इसका मतलब वो घूम नहीं रहा, वो सर्कुलेट नहीं कर रहा, वो इरोटेशनल है, वो आया ऐसे हो गया इरोटेशनल। तो ऐसी स्थिति में उसका जो कर्ल होगा, इसको हम कहेंगे डेल क्रॉस ई, या कहा जाएगा कर्ल ऑफ ई, ये हमेशा जीरो होगा। तो इस चीज को याद रख लो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन है। आपसे अगर कोई कहे कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, ऐसे कुछ 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, सपोज ऐसे हमने आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और हमने आपसे पूछा कि बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक को बिलोंग कर रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर डेल क्रॉस ई का कंडीशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी डेल क्रॉस ई लेने पे जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब वो दी गई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डेल क्रॉस ई का जो कंडीशन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहलाती है। बाय अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कैलकुलस, कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ स्केलर इज जीरो। अब वेक्टर कैलकुलस ये भी कहता है कि अगर कोई वेक्टर सर्कुलेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, यानी जीरो है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा, ये एक और तरह से लिखा जा सकता है। इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल ऑफ सम स्केलर वैल्यू। तो जो वेक्टर रोटेट नहीं करते, वो वेक्टर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि उस वेक्टर को हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ किसी स्केलर f, एक स्केलर वैल्यू, इसके बराबर लिख सकते हैं। ये वैसा है ना, जैसे जैसे रूल होते हैं कि भाई या तो तुम घूमो, या तो तुम मेरे दरबार में हाजिरी लगाओ, या तो तुम मेरी बंदगी स्वीकार करो, या फिर बड़ी कीमत चुकाने को तैयार रहो। जैसे अभी छावा मूवी आई है, वहां हमने देखा है कि जो हमारे उस कैरेक्टर हैं, जो हीरो हैं, उनके सामने ऐसी शर्त रखी जाती है कि भाई आप या तो हमारी शर्तों के साथ चलो, नहीं तो फिर हमारे जुल्मों को सहो। तो जो वेक्टर जिनका कर्ल जीरो नहीं होता, जिनका कर्ल जीरो होता है, वो इरोटेशनल होते हैं। और इरोटेशनल होने के नाते उनको एक शर्त और फॉलो करनी पड़ती है कि वो किसी स्केलर फंक्शन के साथ, इस प्रॉपर्टी के साथ जुड़े होते हैं। तो वही लिखा है कि बाय अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कैलकुलस, कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ स्केलर फंक्शन इज जीरो। So E may also be represented as gradient of some scalar function। अगर आप देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है A और आपने उसके साथ डेल डॉट A लिख लिया, तो इसे कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ A। अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, आपने उसके साथ क्रॉस ले लिया, तो इसे लिखा जाएगा कर्ल A।
लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर है f, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है स्केलर f, तो f के साथ आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है वहां ना डॉट लगेगा ना क्रॉस लगेगा, क्योंकि नंबर के साथ वेक्टर का कोई मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपके पास लिखा है आई कैप है, तो आप इस पर 3i लिखोगे, 3i, कोई डॉट नहीं, कोई क्रॉस नहीं। तो वैसे ही आपके पास कोई वेक्टर है, आप उसके साथ सिर्फ डेल लिखोगे। इसे कहा जाएगा ग्रेड ऑफ f। तो इसे ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। अब सवाल होता है भैया वो ग्रेडियंट कौन होगा? सो दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग अ स्केलर फंक्शन एंड द रिलेशन इज E इक्वल टू माइनस डेल वी। अब आप कहोगे सर माइनस कहाँ से आ गया, डेल कहाँ से आ गया? चलो हमने मान लिया जो फंक्शन आपको मानना था वी माना। तो बच्चा ये जो है वेक्टर कैलकुलस की प्रॉपर्टी है, माइनस डेल वी का आना वेक्टर कैलकुलस की प्रॉपर्टी है। मैं 12th क्लास की डेफिनेशन नहीं यूज कर रहा हूं, मैं वेक्टर कैलकुलस की बात कर रहा हूं आपके साथ में, ठीक है। हाँ, इसको हम जस्टिफाई करेंगे कि आखिर ये जो फॉर्मूला है इसका फिजिकल मतलब क्या है। अगेन आई एम नॉट डूइंग द डेरिवेशंस हियर, सो हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल वी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हेयर। अभी मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ इस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर कोई टेस्ट चार्ज है और उस टेस्ट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है आप ये सारी सीरीज देख रहे होंगे। मैं बहुत बड़े लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास सीमाओं की अपनी सीमाएं हैं, अपने सिस्टम की सीमाएं हैं, अपनी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी की सीमाएं हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, वो देखने कोई मतलब नहीं होता। तो जितना एक वीडियो में पढ़ाया जाए आप सिर्फ उतना ही पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। रेगुलर टाइम पर आपको सारे वीडियो देखने हैं, उनसे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं हर वीडियो के साथ में, इसलिए मैंने यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे लिख भी दे रहा हूँ, लिखा हुआ है ये सारा। आप एक किताब लीजिए, आपके पास जो भी आपकी लाइब्रेरी में किताब हो, कि तिवारी की बुक हो, चाहे अहमद लाल की बुक हो या ग्रिफिथ हो, जो भी आप समझ सके, जो भी आपके लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आपको आपने जो भी खरीदी है, आप उन बुकों का इस्तेमाल करिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, दोनों का इस्तेमाल करके अपने खुद के नोट्स बनाइए और तैयारी को इस तरह से गहराई से समझने का प्रयास करिए, तभी आप फिजिक्स की वास्तविकता जो है उसको समझ पाएंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।